Good night, Tom. I can see it in your eyes, brother. You felt it. You are just like me! हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस के एपिसोड नंबर 13 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि सुपरमैन को जनरल जॉर्ड बनाने के बावजूद भी उसका ये भी प्लान फेल हो गया था और लुइस और जॉन की हेल्प करने की वजह से सुपरमैन जनरल जॉर्ड के कहर से बाहर निकल गया था और जॉन और सुपरमैन टीम अप करते हुए मॉर्गन एज को पकड़कर डीओडी के हवाले कर दिया था। और हम इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि मॉर्गन ने डीओडी की फैसिलिटी से कैसे भागने वाला है और लेस्ली किस गलती की वजह से सलाखों के पीछे जाती है और लाना और काइल मॉर्गन एज का साथ देने की वजह से उनकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हो रही है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत मॉर्गन एज को दिखा के की जाती है, जहाँ पर वो बैठे बैठे अपने पास को सोच रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि शक्ति परीक्षण के दौरान वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है और जब वो अपने पिता से कहता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, उसके पिता उस पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि जो तुम यहाँ पे करने आए हो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कोई भी सेवियर नहीं बनोगे। I will be. हम इस प्रोसेस को 3 महीने से कर रहे हैं और अभी भी तुम एक्सक्यूज देते हुए फादर पे ही अटके हुए हो। और अपने पिता से माफी मांगते हुए बोलता है मैं ही वो एक हूँ जो आपके सपने को पूरा करेगा। तो उसके पिता उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इस बात को साबित करना होगा और ये साबित करना होगा कि तुम कभी भी मुझे और हाउस ऑफ राव को शर्मिंदा नहीं करोगे। और उसके हामी भरने के साथ ही उसका शक्ति परीक्षण शुरू हो जाता है और सुपरमैन उसके सपने से जगाते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि उसने रेडिकेटर के साथ क्या कांड किया है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड भी देख चुके हैं कि जब सुपरमैन और जॉन उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वो रेडिकेटर के साथ कांड करते हुए उसे वहां पे ब्लास्ट कर दिया था या फिर उसे वातावरण में या एनवायरनमेंट में मिला दिया था। और जब इस सवाल का जवाब नहीं देता है तो वो उसे पूछता है कि लेस्ली लार कहाँ है और वो उसे बताता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि लेस्ली लार कहाँ है और तुम्हारी बिछाई हुई लेड लाइन की वजह से मैं उसे देख नहीं सकता हूँ और जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ वो सारी चीजें मेरे दिमाग में है। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि अभी भी उसके लिए टाइम होगा तो वो उसे बताता है कि वो बहुत पहले ही इग्मा साइरिस से लेस्ली लार बन चुकी है और अब तुम कुछ भी कर लो तुम उसे बदल नहीं पाओगे। और सुपरमैन उससे पूछता है कि जो तुमने ये सारे कांड किए इसके लिए तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है। और मॉर्गन एज उससे बताता है कि मैं बहुत कुछ फील करता हूँ जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है और मेरा कंसर्न इस प्लानट के आत्मा से तो बिल्कुल नहीं है, ये उनके लिए है जिनका अभी तक उदय हो जाना चाहिए था और वो चाहे मेरी आत्मा हो या फिर तुम्हारी आत्मा, और मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत था। और सुपरमैन जवाब देता है कि तुम गलत थे और इसके साथ तुम्हारे पिता भी गलत थे और इसे मैंने तुम्हारे किले से खोजा है। और मॉर्गन उसे देखने के बाद बोलता है कि आगे बढ़ो और इसे तोड़ दो जैसे मैंने तुम्हारे पिता का तोड़ा था। और सुपरमैन उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम इस क्रिस्टल को या इस रेड स्टोन को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे और अगर तुम नहीं बताना चाहते कि लेस्ली लार कहाँ है तो मैं इसे ढूंढ कर यहाँ पे लाऊंगा और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। और इधर हम देखते हैं कि मेयर लाना के घर पे आकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है काइल को अपनी जॉब छोड़कर यहीं पे रहना चाहिए। और उसे ये भी बताता है कि वो लोगों से बातचीत करके उसके बारे में ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है और धीरे धीरे करते हुए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और लाना और काइल दोनों उसकी बात पे सहमत होते हैं। और हम मॉर्गन एज का असर सारा के स्कूल पर भी देखते हैं और उसके स्कूल पहुंचने पर वहाँ के स्टूडेंट उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से जॉनथन और जॉर्डन को गुड बाय करके वो वहाँ से जाने लगती है और जॉनथन के इशारे पे जॉर्डन उसके साथ चला जाता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि सैम या जनरल की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए या जनरल के बारे में ज्यादा जानने के लिए टीगन जॉनथन से बातचीत करते हुए उसे डेट का ऑफर देती है। और जब वो बाद में टीगन के साथ डेट पे जाता है तो उसे पता चलता है कि टीगन उसका इस्तेमाल करके उससे बहुत सारी जानकारी जुटाना चाहती है ताकि वो अपने दोस्तों में जाकर अपनी तारीफें बटोर सके। और जॉनथन इस बात को जानने के बाद अपना टूटा दिल लेकर और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और इधर सारा और जॉर्डन नेचर को एक्सप्लोर करते हुए एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका जाना मना है। और जैसे ही वो दोनों बातचीत करते हुए करीब आने लगते हैं पुलिस वहाँ पे दस्तक दे देती है।
और इधर क्रिसी लुइस से बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश करती है कि वो डीओडी या उसके डैड से इंटरव्यू कब ले रही है, क्योंकि बहुत से लोग मॉर्गेनेज और मिलिट्री को यहाँ से जाने के विषय में उससे फोन करके पूछ रहे हैं। और जब लुइस ने अपने पिता से फोन पे बातचीत करते हुए और उसके पास जाकर इंटरव्यू देने का रिक्वेस्ट करती है, तो उसके पिता उसे समझाते हुए कुछ भी प्रिंट ना करने से और उसे इंटरव्यू देने से इनकार कर देते हैं। और जब वो इस बात को क्रिसी को बताती है, तो क्रिसी इस बात से लेकर अपने आप पे शर्मिंदा होने लगती है कि उसका छोटा अखबार होने की वजह से वो लोग उसे सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और जब वो लुइस से पूछती है कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं, तो लुइस उसके सवालों का जवाब नहीं देती है। I don't know, Chrissy. Are you lying right now? और ये जानने के बाद कि लुइस उससे झूठ बोल रही है और साथ ही साथ डीओडी को प्रोटेक्ट कर रही है, वो उसे रिपोर्टर का कर्तव्य समझाते हुए उसे बताती है कि तुम्हें हमेशा इन लोगों के बारे में सोचते हुए उनका साथ देना चाहिए, लेकिन तुम आज एक आदमी का साथ दे रही हो। और जब लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है, तो वो उसे बताती है कि अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बता सकती हो तो तुम इस जॉब को छोड़ सकती हो। और लुइस उससे सहमत होते हुए वहां से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं जब कॉफी हाउस में काइल का अपने दोस्तों के साथ एनकाउंटर होता है, तो उसकी थोड़ी सी वहां पे बहस हो जाती है और वो उनसे बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने हमेशा ही उन लोगों की मदद की है, लेकिन आज वो लोग इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ ना देकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। और लाना उसे समझाते हुए वहां से ले जाती है। और इधर जब क्लार्क उसको खाना ऑफर करते हुए उससे बातचीत करने लगता है, तो उसी बीच उन्हें पता चलता है कि लेस्ली लार्ड डीओडी फैसिलिटी पे हमला करने वाली है। DOD. और फिर दोनों तैयार होते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। और जैसे ही लेस्ली लार्ड वहां तक पहुंचने वाली होती है, सुपरमैन उसका रास्ता रोकते हुए उसे उड़ाकर दूर ले जाने लगता है और लेस्ली लार्ड अपना कमाल दिखाते हुए उसे नीचे पटक देती है। और जब उसके ऊपर घूंसे बसा रही होती है, जॉन उसके ऊपर मिसाइल तान देता है और वो उसे बताती है कि तुम अभी जीते नहीं हो। और मिसाइल फायर होने के साथ वो दूर फेंकाते हुए बेहोश हो जाती है। Nice shot. Thanks. और जनरल उन दोनों को बताता है कि उसने 7734 को बहुत ही गलत इरादे से बनाया था। और सुपरमैन के पूछने पे उसे बताता है कि मैं बिल्कुल गलत था कि तुम दुनिया के लिए खतरा हो सकते हो, और मैं उन सारे हथियारों को इकट्ठा करके समुद्र के गहरे पानी में कहीं दूर फेंकने वाला हूँ। और सुपरमैन उसे बताता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और जनरल उसे बताता है कि तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि इस चीज को लेकर लुइस और बच्चों को और तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि मॉर्गेनेज अपने पास के बारे में सोचते हुए वापस फिर से किले में पहुंच जाता है और उसकी ट्रेनिंग और उसका शक्ति परीक्षण पूरा हो जाता है। और उसके पिता उसे बताते हैं कि अब हम यहाँ से जुदा होने वाले हैं और हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम एरेडिकेटर को ढूंढ नहीं लेते हो। और उसे बताते हैं कि बाहर जाकर तुम उनके बारे में जानो और ये जानो कि उनकी कमजोरी क्या है, ताकि वक्त आने पे तुम इसका फायदा उठा सको। और जब टाइल अपनी यात्रा पे जाने से पहले अपनी माँ से मिलने की दरख्वास्त करता है, तो उसके पिता उसे बताते हैं कि मैंने तुमसे हमेशा ही कहा है कि तुम्हारी माँ कभी भी हमारा साथ नहीं देगी। और जब टाइल उससे पूछता है कि तुमने उसके क्रिस्टल को मेरे पॉड में क्यों इंक्लूड किया था, तो उसके पिता उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि ताकि वो हमारे इरादों को और हमारे मकसद को अपनी आंखों से देख सके, और फिर मैं इन सब चीज से उसे दूर कर दूंगा। Please. Just once. और टाल के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। और जब सुपरमैन उससे फिर से रेडिकेटर के बारे में पूछता है, तो एज उसे बताता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो तुम्हारे काम का बिल्कुल नहीं है। और जब सुपरमैन उसे बताता है कि उसने लेस्ली लार्ड को भी पिंजरे में कैद कर लिया है, और मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, और मुझे नहीं पता है कि वो किस बेवकूफी के तहत यहाँ पे हमला करने के लिए आ रही थी। तो मॉर्गेनेज उसे बताता है कि इसे वफादारी कहते हैं जो तुम कभी भी समझ नहीं सकते हो। और सुपरमैन जवाब देते हुए बताता है कि मैं उन लोगों के लिए वफादार हूँ जिस दुनिया में आने के बाद यहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया था। और मॉर्गेनेज हंसते हुए उसे बताता है कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, वो तुमसे डरते हैं और उन्हें हमेशा ही ऐसा ही करना चाहिए और वे वैसा ही करेंगे। You're wrong. तुम चाहते तो इनके भगवान बन सकते थे, लेकिन आज तुम इनके गुलाम बन चुके हो। और उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है और मॉर्गेनेज उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने नेचर के खिलाफ हर रोज लड़ रहे हो। You don't know me. मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, और मैं जानता हूँ कि जब तुम हर मोमेंट पे कोई भी चॉइस करते हो, तुम अपनी शक्तियों को रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम उनको खत्म किए बिना उनके पास नहीं जा सकते हो।
और क्या ये सच नहीं है कि ये सब कंट्रोल के लिए है? लेकिन क्या तुम अपनी शक्तियों को रोकने से अच्छा महसूस करते हो, और इसे सिर्फ एक बार खोने पर कैसा महसूस करते हो? और सुपरमैन के खोने से हमें पता चल जाता है कि मॉर्गन सच बोल रहा है। सुपरमैन हमेशा ही अपनी ताकतों को दबाते हुए लोगों के बीच जाता है, और जब वो इस ताकत को इस्तेमाल करता है तो या अपने आप को खुला छोड़ देता है तो वो अच्छा महसूस करता है, और इस हकीकत को जानने के बाद उसे गुड बाय करके चला जाता है। You are just like me! और हम देखते हैं कि इस बात का उस पे इतना असर पड़ता है कि वो कर्नल या सैम के पास जाकर उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि हमें 7734 को आगे जरूरत पड़ सकती है, और इसी वजह से उसे इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि लाना काइल को शांत करने के बाद जैसे ही माहौल को नॉर्मल करती है, उसे सारा की जेल में होने की खबर मिलती है। और इधर जब क्लार्क जॉनथन से स्कूल छोड़ने का कारण पूछ रहा होता है, लुइस लेन वहाँ पे टपक पड़ती है और जॉनथन की हकीकत जानने के बाद उस पे गुस्सा होते हुए उसे ऊपर भेज देती है और उससे प्रोजेक्ट 7734 को रोकने का कारण पूछने लगती है। Jonathan, upstairs. और सुपरमैन उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि यही करना सही रहेगा। और जब लुइस उससे पूछती है कि ये मॉर्गन के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, तो क्लार्क उसे समझाता है कि मैंने जॉन हेनरी आयरन को लगभग खत्म कर दिया था और न जाने आगे चलकर कौन अगला टारगेट बनेगा, और मैंने इन लोगों की रक्षा करने की कसम खाई है और मैंने इस जॉब को अभी तक अच्छे से निभाया है, लेकिन आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। और लुइस लेन उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और क्लार्क की फिर से दलील सुनने के बाद उससे बोलती है कि अगर ये खतरनाक हथियार ऐसे ही किसी फैसिलिटी के कमरे में बंद रहे तो कोई ना कोई बुरा आदमी एक ना एक दिन उसे ढूंढ निकालेगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तभी पुलिस वालों को जॉर्डन के बारे में फोन आ जाता है और वो इसी मसले पे बहस करते हुए उसे बताती है कि आज मैंने इसी वजह से किसी से झूठ बोला था ताकि मेरी फैमिली सलामत रहे, और मैंने जर्नलिज्म के उस रूल को भी तोड़ दिया जिसे निभाने की मैंने कसम खाई थी। और सुपरमैन से बहस करते हुए और उससे गुस्सा होते हुए उसे ये कहकर चली जाती है कि ये अभी बात खत्म नहीं हुई है। और फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद और उनके ऑफिसर से बातचीत करने के बाद उन्हें छुड़ा लेती है। और जब वो दोनों गुस्सा होते हुए बाहर आ रहे होते हैं, लाना के कानों में मेयर की बातों की भनक लग जाती है और मेयर वहाँ पे शेरिफ से बातचीत करते हुए काइल और उसके बारे में भड़काते हुए अपनी रोटी सेक रहा होता है। और लाना उस पे भड़कते हुए उससे बोलती है कि तुम हमेशा से ही झूठ बोल रहे थे और तुम यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हो, और तुमने कहा था कि हमारे मसले को सॉल्व करोगे, लेकिन तुम अपनी रोटी सेकते हुए अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हो। और लाना उसके औकात दिखाते हुए और उसे बेइज्जत करने के बाद वहाँ से चली जाती है। और लुइस लेन इस मसले को देखने के बाद और उससे बातचीत करते हुए ये वादा करती है कि वो इस चीज को सॉल्व करके रहेगी। और घर आने पर क्लार्क उसे समझाता है कि उसके पिता ने ट्रेनिंग के दौरान अपने इमोशन और अपने पावर पे काबू करने की ट्रेनिंग दी थी। और जब लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी फीलिंग नहीं थी, वो जॉर्ज की फीलिंग थी, तो वो उसे बताता है कि भले ही वो जॉर्ज की फीलिंग थी, लेकिन मैं उसके अंदर था और मैं वो सब कुछ महसूस कर रहा था जो वो महसूस कर रहा था। और चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो, अपनी शक्ति को काबू ना करने की वजह से मुझे अच्छा लग रहा था। But it felt good. और ये फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा डराती है, और अगर इसकी वजह से थोड़ा भी चांस है तो मैं फिर से बेकाबू हो सकता हूँ या मुझे फिर से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो दुनिया को ऐसे खतरे से निपटने के लिए ऐसे हथियार मौजूद होने चाहिए। और लुइस लेन उसकी बातों पे विश्वास करते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो कह रहे हो मैं उसे समझती हूँ, लेकिन मुझे डीओडी या उनके लोगों पे कोई भी भरोसा नहीं है। और क्लार्क इस बात को समझते हुए जॉन हेनरी आयरन के पास जाकर और उससे बातचीत करते हुए प्रोजेक्ट 7734 की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। और लुइस लेन किसी के पास पहुंचकर और उससे बातचीत करते हुए वो सारी डिटेल और अपना एक आर्टिकल दे देती है जो वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसे बताती है कि इस आर्टिकल में डीओडी के यहाँ के सीक्रेट और वो सारी चीजें मौजूद हैं जो मॉर्गन को दोषी साबित कर सकती हैं। और इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने पास को सोचते हुए अपने आप से कंट्रोल खो रहा होता है, और उसके पास में हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि उसका इस दुनिया में एक भाई भी है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे कभी नहीं बताया था। और जब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है, तो मॉर्गन अपने पिता पे गुस्सा होते हुए उससे बोलता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और जब मैं रेडिकेटर को ढूंढ निकालूंगा तो मैं उसे दिखाते हुए ये बताऊंगा कि हम इसका इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं। और उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस पूरे प्लान को बर्बाद कर दोगे। और टाल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस चीज को करते हुए मरना नहीं चाहता है,
और उसके पिता उसे समझाते हुए बोलते हैं कि मेरा ही तरीका सिर्फ आखिरी रास्ता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इस बात को सोचने के बाद एजीए डिसाइड करता है कि उसके पिता का ही रास्ता आखिरी रास्ता है और फिर अपने पिता को गुड बाय करने के बाद अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि लाना और काइल आपस में बातचीत करते हुए इस फैसले पे पहुंचते हैं कि उन्हें इस शहर को छोड़ देना चाहिए। और इधर जब जनरल उसे देखने के लिए अपने आदमियों को भेजता है तो वो बेहोश होने का नाटक करते हुए अपने सर को झुकाए हुए होता है। और जैसे ही उसके पास आते हैं वो अपनी नीली आंखें दिखाते हुए सभी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उनकी ये सारी फैसिलिटी और उनके क्रिप्टोनाइट का ये जाल भी उसकी ताकत को रोक नहीं सकता है। और फिर अपनी पावर का यूज करते हुए सबसे पहले उनके कैमरे को बंद करता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उनके पिंजरे को तोड़कर और सभी पे हमला करते हुए वहां से भाग जाता है। और जब जनरल अपने को संभालने के बाद एलटी मशीन का यूज करता है तो सुपरमैन जब वहां पे दस्तक देता है तो उसे पता चलता है कि मॉर्गन एज वहां से भाग चुका है। और जब सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे मॉर्गन एज का कुछ भी पता नहीं चलता है। He's gone. और हम देखते हैं कि मॉर्गन एज पृथ्वी को छोड़कर रेडिकेटर और सन की एनर्जी को चूसते हुए खुद को रेडिकेटर बनाने का काम शुरू कर देता है। और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।